Alright, so what if हमारे रेशियो वाले क्वेश्चन में, कंटिन्यूड रेशियो वाले क्वेश्चंस में एक फ्रैक्शन वाली रेशियोज आ जाए और हमें कहा जाए कि इनको आप कंटिन्यूड रेशियो वाली फॉर्म में लिखें, मीनिंग आप उन्हें ए बी और सी करके लिखें। वह इवन दो हमारा मेथड सेम होगा, बट समटाइम्स जब आप फ्रैक्शनल क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो वो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। सो हम एक एग्जांपल उसके लिहाज से कर लेते हैं, एंड ये रिटन एग्जांपल है। सो मीनिंग यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा लेटर या कौन सी चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पर वो ए बी और बी सी रेशियोज छुपी हुई हैं। नाउ थ्री ब्रदर्स आबिद एंड आमिर। सो हमारे पास तीन भाई हैं, आबिद, आमिर और अकील, जो कि एक बिजनेस रन करते हैं मिलके। अब आबिद उस बिजनेस में, आबिद और आमिर के जो शेयर हैं ना, शेयर बिजनेस में बेसिकली होते हैं कि आप कुछ पैसे डालते हैं बिजनेस में, एंड जितने आपने पैसे डाले होते हैं रिटर्न में आपको उतने पैसे मिलते हैं प्रॉफिट के तौर पे। सो आपने जितना ज़्यादा शेयर डाला होगा, मतलब जितने ज़्यादा पैसे जमा किए होंगे बिजनेस में, उतने ज़्यादा आपको वापस पैसे मिलेंगे। एनी हाउ, नाउ अब इन तीनों भाइयों में से आबिद और आमिर के जो शेयर हैं वो हमें पता तो नहीं है कि हैं क्या, लेकिन हमें इतना पता है कि उन आपस में जो उनकी रेशो है वो है 2/3 और 1/2। मीनिंग आमिर ने तीन हिस्से अपने शेयर के, तीन हिस्सों में से दो हिस्से डाले हुए हैं, और सॉरी इफ आई सेड आमिर, आबिद ने अपने तीन हिस्सों में से दो हिस्से शेयर के डाले हुए हैं और आमिर ने अपने दो हिस्सों में से एक हिस्सा शेयर का डाला हुआ है, और ये उन दोनों की आपस में रेशो है। इसी तरह से आमिर और अकील की जो रेशो है शेयर्स की वो 3/2 और 1/3 है। बट नाउ द क्वेश्चन है कि हमारे पास इसमें ये तो हिडन है, एक ए बी वाली रेशो हिडन है और एक बी सी वाली रेशो हिडन है, लेकिन वो कौन है? मतलब बी क्या है? क्या बी आमिर है? क्या बी अकील है? हमें कैसे पता चलेगा? सो कॉमन चीज़ ढूंढना, मतलब बी को ढूंढना फॉर एग्जांपल, उसको ढूंढने के लिए हमें देखना होगा कि किस भाई का नाम दोनों रेशोज़ में इस्तेमाल हो रहा है। सो इसके अंदर आबिद और आमिर है, और इसके अंदर आमिर और अकील है। सो कौन सा भाई या किस भाई का नाम दोनों भाइयों की रेशोज़ के अंदर इस्तेमाल हो रहा है? वेल, आमिर, राइट। सो आमिर की रेशो पहले वाले में 1/2 है और दूसरे वाले में आमिर की रेशो 3/2 है, एंड वी हैव टू रिमेंबर दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे तो पहली रेशो में हमारा बन जाएगा ये 1/2 बी, अभी तक हमने ए और सी नहीं ढूंढा बाय द वे, और दूसरी रेशो में हमारा बी बन जाएगा 3/2, और सी अभी हमने ढूंढना है, ए और सी अभी ढूंढना है। सो ए हमें कैसे पता चलेगा? अगर पहली वाली रेशो में बी 1/2 था तो दूसरी रेशो ऑब्वियसली ए है जो कि 2/3 है। सो ए हमारा ऑब्वियसली 2/3 बनता। इसी तरह से अगर दूसरी वाली रेशो में ये वाली फ्रैक्शन 3/2 बी थी, मतलब आमिर की थी, तो अकील की रेशो जो कि 1/3 है वो ऑब्वियसली सी होगी। सो हम सी की जगह 1/3 लिख देंगे। ऑलराइट, सो हमारे पास दो, वी रन आउट ऑफ पेज। सो हमारे पास दो रेशोज हो गई। अब इनको हमने कंटिन्यूड रेशो फॉर्म में लिखना है। सो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे? ए रेशो बी रेशो सी, एंड इसको हम नंबर तौर पे लिखें तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। सो ए था हमारा 2/3, इसी तरह से बी हमारा पहला वाला 1/2 था, ऑलराइट, दूसरे में हमारा बी 3/2 था, और सी 1/3 थी। ना अगर तो ये बराबर होते तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, इसको हम सीधा लाइन में लिख देते ए रेशो बी वाले स्टाइल में, लेकिन क्योंकि ये बराबर नहीं है, दैट मीन्स हमें इन्हें बराबर करना पड़ेगा। हाउ डू वी डू दैट? हमें सोचना होगा
कोई ऐसा नंबर जो कि ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर वाला 1/2 बराबर हो जाए निचले वाले 3/2 के, या फिर हम दो नंबर सोचें जो नीचे भी करे और एक और नंबर जो ऊपर भी करे और ये दोनों बराबर हो जाए। पर हम अपने लिए काम मुश्किल क्यों करें अगर हम सिर्फ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके बराबर कर सकते हैं तो। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि अगर हम नोट करें तो यहाँ है 1/2, यहाँ है 3/2, मीनिंग 2 तो बराबर है। अगर हम सिंपली किसी तरह इस 1 को 3 के बराबर कर लें तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। मीनिंग मैं 1 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि वो 3 बन जाए। वेल ऑब्वियसली अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 बन जाएगा। सो हम ऊपर न्यूमरेटर को सिर्फ, बाय द वे 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है मैं 3/1 से कर रहा हूँ। सो 3 1 से होगा और 1 2 से, पर हमें 1 लिखने का फ़ायदा कोई नहीं है because हमें पता है वही नंबर वापस आ जाना है। सो मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा और क्योंकि मैं 1 को कर रहा हूँ तो मुझे इस साइड वाले 2 को भी करना पड़ेगा। सो हमारे आंसर में बन जाएगा 6/3 और 3/2। इसी तरह से 3/2 1/3 ना बराबर हो गए। ये वन मोर जस्ट अ लिटिल थिंग दो, 6/3 का मतलब है 6/3, मीनिंग हम इस 6/3 की जगह लिख सकते हैं 2, बिकॉज अगर आप 6 को 3 से डिवाइड कर दें तो 2 बन जाता है। इट्स ऑलवेज गुड कि आप क्वेश्चन को साथ साथ छोटा करते हुए चलते रहें। सो अब क्योंकि ये बराबर हो गए तो हम इसको कंटिन्यूड रेशो के स्टाइल में लिख सकते हैं, मीनिंग ए हो जाएगा 2, ये एक जैसे हैं तो इनको एक दफ़ा लिख सकते हैं, और सी हो जाएगा 1/3। There we go. Now there is one more thing जो हम कर सकते हैं। अमूमन जिन क्वेश्चंस में हम किसी चीज़ को सिर्फ नंबर्स में लिख सकते हैं, मतलब जिन क्वेश्चंस में हमारा आंसर फ्रैक्शंस में आ रहा हो पर हम कुछ करके उनको सिर्फ नंबर्स में लिख सकते हैं, तो प्रेफर किया जाता है कि हम वही करें। सो वो करने के लिए हम कोई ऐसा नंबर सोच लेते हैं जो कि तीनों से मल्टीप्लाई हो जाए और ये जो दो फ्रैक्शंस हैं वो निचले वाले अंक के नंबर से डिवाइड हो जाए। मीनिंग मैं 3 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि वो 2 से डिवाइड हो जाए। वेल सबसे आसान नंबर ये है कि मैं इसे कर देता हूँ 3 से। We could do 3 or we could do 6. We can also do 6. Oh, there's one little mistake we've done here, by the way. Have we? No, we haven't. Now everything looks good. So हम कोई ऐसा नंबर सोच रहे हैं जिससे निचला वाले नंबर डिवाइड हो जाए। Let's see. अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें लेट्स से 2 से, तो फिर हमें इधर भी 2 से करना पड़ेगा और इधर भी 2 से करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ बन जाएगी 4 6/2 और 2/3। ना 6 2 से डिवाइड हो सकता है, सो ये हमारा बन जाएगा 4 3 2/3। ना द प्रॉब्लम इज़ कि अभी भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है, सो मैं 2 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, कम से कम नंबर। हाँ, अगर मैं 2 को 3 से करूं तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वो 6 बन जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे बाकी सब नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएंगे 12 9 और ये बन जाएगा 6/3। ना 6 3 से डिवाइड होता है, सो हमारा फाइनल आंसर 12
9 और 2 बन जाता। सो हम यहाँ से यहाँ तक आ गए सिंपली कुछ नंबर सोच के जिनसे मल्टीप्लाई होके वो डिवाइड हो सकते थे। सो हमने टेक्निकली फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कर लिया, एंड दिस कम्स विद प्रैक्टिस। बट अगर आप अपना आंसर इधर भी एंड कर देते तो आपका आंसर गलत ना होता।